हर हर महादेव। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दैट इज फंक्शनल प्लान्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 6 चैप्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। इसका प्लेलिस्ट आपको अवेल हो जाएगा, आप जाकर के जरूर चेक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को जरूर अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, आपका भी भला होगा, आपके मित्रों का भी। लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और फंक्शनल प्लान्स को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फंक्शनल प्लान्स को हम फाइनेंशियल प्लान्स भी बोलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण चीज है दैट इज फाइनेंसिंग ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, अगर आपके पास में फंड्स अवेलेबल नहीं हो तब क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपके पास में फंड्स अवेलेबल नहीं है तब आप कई चीजों को परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप कुछ चीजों का साथ में नहीं ला सकते, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन एवं लैंड हो सकता है, बिल्डिंग आप ले लीजिए एटसेट्रा। इन सबको आप साथ में ला करके टुगेदर ला करके आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज का। तो आप यहां पे क्या समझ पा रहे हैं कि अगर आपके पास में फंड्स अवेलेबल नहीं है तब आप मैन, मटेरियल, मशीन, लैंड, बिल्डिंग किसी भी चीज को साथ में ला करके प्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। इसलिए फंड्स का अवेल होना बेहद जरूरी है। ठीक है, यही पहले पॉइंट में बताया गया है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस facilitates an entrepreneur to bring together land, labor, machinery and raw material to combine them to produce goods। पहला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, क्या हम समझने का प्रयास कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का अर्थ क्या होता है? देखिए, जब एक एंटरप्रेन्योर अपने एंटरप्राइज के, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर अपने एंटरप्राइज के फ्यूचर फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए डिसीजन लेता है वेल इन एडवांस, तब हम इसे बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, आप क्या समझ पा रहे हैं कि जब एक एंटरप्रेन्योर अपने एंटरप्राइज के बारे में सोचता है कि आने वाले समय में क्या सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट के रिगार्डिंग उसे डिसीजन लेना है, जिसके बारे में वो आने वाले समय से पहले ही सोच लेता है, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वह भी आप समझ चुके हैं। जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें तब आपको किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आपको अपने आप से पूछना चाहिए। पहला जो प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि वह है कितना पैसा। दूसरा, कहां से पैसा आएगा। ठीक है, और तीसरा, कब तक पैसा चाहिए। ठीक है, यही यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, 3 क्वेश्चंस एन एंटरप्रेन्योर शुड क्लियरली आंसर in a financial plan or forecast. How much money is needed? Where will money come from? When does the money need to be available? ठीक है, तो हमने यहां पर क्या समझा कि फाइनेंशियल प्लानिंग को है हम फंक्शनल प्लानिंग भी बोलते हैं। फाइनेंसिंग ऑफ एन एंटरप्राइज में हमने यहां समझा कि फंड्स अगर आपके पास में अवेलेबल ना हो तब आप मैन, मटेरियल, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग इन सब को ला करके किसी भी तरह का प्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हमने क्या समझा?
फाइनेंशियल प्लानिंग का अर्थ होता है कि जब एक एंटरप्रेन्योर अपने एंटरप्राइज के फ्यूचर फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में वेल इन एडवांस डिसीजन बना ले, तब आप फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग करने के दौरान में आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप से पूछने चाहिए कि कितने धन की आपको आवश्यकता है, कहां से वो धन आने वाला है और कब तक उस धन को आप जो है प्राप्त कर लेंगे या फिर कब तक आपको वो पैसा चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दैट इज, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग आप क्या करते हैं, आपके फाइनेंशियल नीड्स को आप समझने की कोशिश करते हैं। तब आपको यह भी डिसाइड करना है कि फाइनेंशियल नीड्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फाइनेंशियल नीड्स को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले तो होता है एक्सटेंट ऑफ परमानेंस, ठीक है, पहला क्या होता है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ परमानेंस। दूसरा जो होता है, एक मिनट रुकिएगा, माफ कीजिएगा, एक्सटेंट ऑफ परमानेंस। अगला जो है दैट इज पीरियड ऑफ यूज, ठीक है। जब आप अपने जो एंटरप्राइज है उसके फाइनेंशियल नीड को समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं इस पॉइंट को, दैट इज एक्सटेंट ऑफ परमानेंस, और दूसरा जो आप पॉइंट देखते हैं दैट इज पीरियड ऑफ यूज। एक्सटेंट ऑफ परमानेंस में भी आपको 2 चीजें देखने को मिलती है। पहला जो है दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा जो है दैट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और पीरियड ऑफ यूज में आप क्लासिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल या फिर फाइनेंस आप बोल सकते हैं, और अगला जो आप करते हैं दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल और फाइनेंस, ठीक है। तो यह 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप यहां पे समझ पा रहे हैं कि जब भी आप अपने फाइनेंशियल नीड को क्लासिफाई करते हैं कि किस प्रकार के फाइनेंशियल नीड्स आपको है, तो सबसे पहले आप देखते हैं एक्सटेंट ऑफ परमानेंस को और पीरियड ऑफ यूज के लिए कितने समय के लिए आप यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल आपको उसके हिसाब से चाहिए होगा, और एक्सटेंट ऑफ परमानेंस के हिसाब से आपको फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ रही है या फिर वर्किंग कैपिटल की। बारी बारी से हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूं ताकि आप इजीली समझ पाए। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। पहला जो आ रहा है दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का अर्थ होता है वह कैपिटल, एक प्रकार से वह फाइनेंशियल नीड जो आप पूरी कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट के लिए। और फिक्स्ड एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट हो सकता है लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। फिक्स्ड एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट वह एसेट्स होते हैं जो परमानेंटली यूज किए जाते हैं। ये टेम्पररी नीड्स के लिए नहीं होते, ये परमानेंट नीड्स के लिए होते हैं। यहाँ पे आप फर्नीचर भी लिख सकते हैं। जैसे आप फर्नीचर को 2 या 3 दिन के लिए आप नहीं खरीदते हैं, या फिर एक लैंड को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए नहीं खरीदते हैं। जब आप अपने एंटरप्राइज के बारे में सोचते हैं तब आप यह सोचते हैं कि लंबे समय के लिए आप इसे खरीद रहे हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल अबाउट फिक्स्ड एसेट, मतलब वह आपके कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो आपके फिक्स्ड एसेट को पूरा कर सके, जहां पर आपको परमानेंट जो है परमानेंट नेचर के वो एसेट होते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। फर्नीचर भी आप ऐड कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वह कैपिटल है जिसका रिक्वायरमेंट होता है करंट एसेट्स के लिए, ठीक है। किसके लिए, करंट एसेट्स के लिए। और यह करंट एसेट का नेचर कैसा होता है, देखिए यह करंट एसेट एक प्रकार से वह एसेट होते हैं जो आप डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं, ठीक है। डे टू डे ऑपरेशंस में आप इसको यूज करते हैं। ये टेम्पररी नेचर के होते हैं, ठीक है। डे टू डे ऑपरेशंस में आप इसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट आपके लिए हो सकता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपके लिए क्या है, एक एसेट है, लेकिन यह कुछ ही समय के लिए आपके पास रहने वाला है। फिनिश गुड्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा आप कई सारी चीजें लिख सकते हैं जैसे डेब्टर्स हो गए एक्सेट्रा, ठीक है। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को हमने यहां पे समझ लिया।
और जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से दो कैटेगरीज में बांटी गई है। चलिए आगे हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो हमने क्या डिस्कस किया था, एक्सटेंट ऑफ परमानेंस एक होता है और एक होता है पीरियड ऑफ यूज। ठीक है, सेकेंड लिख देता हूं, पीरियड ऑफ यूज। पीरियड ऑफ यूज के हिसाब से हम करते हैं, जैसे क्लासिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस या फिर कैपिटल। ऐसा कैपिटल जिसके रिक्वायरमेंट है आपको लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म आप यहां पे किस टर्म को बोलते हैं, जो 5 इयर्स होते हैं या तो 5 इयर्स से ज्यादा, या 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का अर्थ है वह फाइनेंस का रिक्वायरमेंट जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और खास बात यह है कि इसका रीपेमेंट इसी पीरियड के दौरान में किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने आज चूज किया है कि आप 5 साल के लिए जो है आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है और आपको 10 लाख रुपए चाहिए, और 10 लाख रुपए से आप जो है 10 लाख के फर्नीचर खरीदेंगे, और इसका जो आप पेमेंट करेंगे वो नेक्स्ट 5 इयर्स में करेंगे, तो यह क्या है आपके लिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। ज्यादातर समय, और आप यह भी बोल सकते हैं कि हर समय आप फिक्स्ड जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल का यूज करते हैं वह करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के लिए। ठीक है, फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए, क्योंकि आप इतने लंबे समय के धन की किस चीज में रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक फिक्स्ड एसेट को ही खरीदने के लिए इतने लंबे समय के धन की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट आता है इसमें, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल और फाइनेंस। ठीक है, अगला जो आ रहा है दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल और फाइनेंस। ऐसा कैपिटल रिक्वायरमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, और शॉर्ट टर्म आप किसे बोल सकते हैं, लेस देन 1 ईयर, और यही वो पीरियड होता है जिसमें आप रीपेमेंट करते हैं, यानी रीपेमेंट किया जाता है ऐसे फाइनेंस का जो आप लेते हैं, एंड दैट रीपेमेंट इज डन विद इन अ ईयर। और 1 साल के अंदर के लिए जो आप लोन लेते हैं या फिर आप जो फाइनेंस आप अपना करवाते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल और फाइनेंस। अब यह किस प्रकार के हो सकते हैं, देखिए ये जनरली वर्किंग कैपिटल के लिए ही लिए जाते हैं, क्योंकि इतने कम समय के लिए आप किसके लिए लेंगे, वर्किंग कैपिटल के लिए ही लेंगे। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज आप यहां पे समझ पाए हैं। अब चलिए तीसरी चीज को यहां पे हम समझ लेते हैं, दैट इज कि कब कब आप कहां से इनके सोर्सेस ले सकते हैं। देखिए आपके लिए सोर्सेस कहां से हो सकते हैं, वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो वर्किंग कैपिटल के लिए जो आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस करवा रहे हैं, ठीक है, STC में लिख देता हूं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस अगर आप करवा रहे हैं तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस का रिक्वायरमेंट आप पूरा कर रहे हैं बाय बोरोइंग, या तो आप डिपॉजिट करवा लेते हैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, या किसी और व्यक्ति से। ठीक है, और जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करते हैं, ठीक है, जो जनरली आप लेते हैं फिक्स्ड एसेट के लिए, इसका रिक्वायरमेंट आप जनरली मान लीजिए आप बैंक के पास में जा रहे हैं, बोरोइंग्स ले रहे हैं बैंक से, ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं क्रेडिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ओनर से ले सकते हैं, ओनर इक्विटी आप ले सकते हैं जो ओनर का पैसा है। ठीक है, या तो आप इनफैक्ट जा सकते हैं अपने खुद के जो है आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आपने जो है बोरोइंग ले लिया, बोरोइंग कर लिया, ओनर से आप कर सकते हैं, या तो आप किसी पार्टनर से कर लीजिए, या तो आप डायरेक्टर से कर लीजिए। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि कहां कहां से आप इनके सोर्सेस इकट्ठा कर सकते हैं, और खास करके यह जो सोर्सेस आप यहां पे समझ पा रहे हैं, आगे आने वाले कई पॉइंट्स में यहां आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है,
तो अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए धन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव वगैरह से जो है बोरोइंग डिपॉजिट करवा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से धन मिल जाएगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन यह खास पॉइंट है समझने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, जो अमाउंट होगा वह भी कम होगा। यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो ज्यादातर समय बड़ा होता है, या तो आप ओनर से ले लीजिए, या तो डिपॉजिट या फिर बोरोइंग करवाइए ओनर, पार्टनर या डायरेक्टर से, क्रेडिट ले लीजिए कमर्शियल बैंक से, बोरोइंग आप बैंक से करवा सकते हैं, और अन्य कई रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, ईटीसी को मैं यहाँ पर खास करके डाल देता हूं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अब आपको पता चल गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल नीड्स, और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि कहां से आप उस नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। देखिए, दो प्रकार से आप अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं, एक है इंटरनल सोर्स और दूसरा जो है दैट इज एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, एक है इंटरनल सोर्स, एक है एक्सटर्नल सोर्स। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनल सोर्स को। ठीक है, इंटरनल सोर्स यानी आप अपने फाइनेंशियल नीड्स जो है वो पूरा कर रहे हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए या फिर अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस का पूर्ण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यह आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इंटरनल सोर्स यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रहे हैं। इसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओनर से आप धन ले सकते हैं, ओनर्स इक्विटी हो सकता है। अगला हो सकता है बोरोइंग, डिपॉजिट आप करवा लीजिए, या तो लोन ले लीजिए फ्रॉम होम, यह सब आप करवा सकते हैं। जैसे डायरेक्टर से आपने करवा लिया, पार्टनर से आपने करवा लिया, या तो आप खुद ब खुद ओनर से भी करवा सकते हैं। तीसरा जो सोर्स हो सकता है दैट कुड बी रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। जितना धन आप कमा रहे हैं उससे कुछ धन आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन में वापस, एंटरप्राइज में वापस डाल दिया। चौथा जो हो सकता है दैट इज कन्वर्जन ऑफ सम एसेट्स ऑफ सम, जो है आप बोल सकते हैं एसेट्स जो आपके पास में है उससे आप फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसी भी प्रकार का एसेट हो सकता है। ठीक है, यह एसेट हो सकता है आपके लिए फिक्स्ड एसेट भी हो, वर्किंग कैपिटल में भी कोई एसेट हो, उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक फंड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट, इंटरनल सोर्सेस में आप अपने फाइनेंशियल नीड्स को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री, ठीक है, उसे पूरा कर रहे हैं। ओनर से पैसा लीजिए, बोरोइंग, डिपॉजिट या लोन करवाइए डायरेक्टर, पार्टनर या फिर ओनर से, या तो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट करिए और कन्वर्जन ऑफ सम एसेट इनटू फंड कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे दैट इज, यह बोला गया है कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है? कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यह बोलता है कि जो भी ओनर है वह जितना नेट प्रॉफिट कमा रहा है उस नेट प्रॉफिट का अच्छा खासा हिस्सा, ठीक है, गुड अमाउंट, वह प्लफ बैक कर दे। ठीक है, प्लफ बैक यानी वापस वह एंटरप्राइज में डाल दे। इसका अर्थ क्या है कि ओनर जो भी धन कमा रहा है उसका ज्यादातर हिस्सा वह वापस ऑर्गेनाइजेशन में यानी अपने एंटरप्राइज में डाल दे। ठीक है, दैट इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यह करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है कि आप अपने एंटरप्राइज के सर्वाइवल पर गौर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स। पेन को चेंज कर लिया जाए। ठीक है, लीजिए। अगला जो पॉइंट है दैट इज एक्सटर्नल सोर्स।
इंटरनल सोर्स को छोड़ करके जो भी आपके पास में मेथड बचता है दैट इज एक्सटर्नल सोर्स, यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्री से बाहर जा करके जब आप अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, दैट इज योर एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? देखिए, एक्सटर्नल सोर्सेस में आपके जो है रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स है, इनसे आपने जो है कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा लिया या तो बोरोइंग करवा लिया आपने। बोरो कर सकते हैं, यानी बोरोइंग आप कर सकते हैं फ्रॉम बैंक्स, क्रेडिट पर ले सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। आप इनफैक्ट टर्म लोन्स भी ले सकते हैं। कहां से आप टर्म लोन्स ले सकते हैं? किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ऐसे कई सारे मेथड्स हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं जब आप एक्सटर्नल सोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। आपके पास में अनलिमिटेड मेथड्स है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कुछ मेथड है जिनमें ही ज्यादातर पॉइंट सिमट जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब चलते हैं, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। यह महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है कि आपके एंटरप्राइज का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। देखिए, हर एक एंटरप्राइज, ठीक है, कोई भी एंटरप्राइज हो, हर एक एंटरप्राइज जो है फंड को रेज करता है। अब वो फंड कहां से रेज कर सकता है? या तो वो इंटरनल सोर्स से करेगा या तो वो एक्सटर्नल सोर्स से करेगा। जब एक एंटरप्राइज इंटरनल सोर्स से पैसा उठाता है तब उसे आप बोलते हैं ओनरशिप कैपिटल। क्या बोलते हैं? ओनरशिप कैपिटल। और जब आप अपने धन की पूर्ति करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स तब आप उसे बोलते हैं बोरोड कैपिटल। क्या बोलते हैं? बोरोड कैपिटल। किसी से लिया गया धन, या तो ओनर का पैसा है और ये तो बोरो किया गया पैसा है, ठीक है। और जब आप इसे गौर से देखेंगे तो ओनरशिप कैपिटल को ही हम बोलते हैं इक्विटी और बोरोड कैपिटल को ही हम बोलते हैं डेप्थ। तो जो इक्विटी और डेप्थ का जो कंपोजिशन होता है इसको ही हम कंपोजिशन ऑफ इक्विटी एंड डेप्थ इन ओवरऑल कैपिटल, जो आपका ओवरऑल कैपिटल होता है, फिर आप बोल सकते हैं टोटल कैपिटल आपके पास में जो है उसमें जो कंपोजिशन होता है इक्विटी और डेप्थ, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक डायग्राम भी साइड में बना हुआ है, यह भी आपको बहुत ही इजीली समझा देगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। एंटरप्राइज बिजनेस रेजेस फंड्स फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस, ठीक है, इंटरनल सोर्सेस से लेते हैं, या एक्सटर्नल सोर्स से इंटरनल ओनरशिप कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ओनरशिप कैपिटल, इक्विटी, बाहर से लिया गया धन आपके लिए क्या हो गया? डेप्थ हो गया, ठीक है। अगला जो है इसका जो कंपोजिशन इक्विटी और डेप्थ का ओवरऑल कैपिटल में, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, और इसको ही हम बोलते हैं डेप्थ इक्विटी रेशियो, ठीक है। समझ पा रहे? आगे चलते हैं। अच्छा, आपको यह तो समझ में आ गया कि इक्विटी और डेप्थ का जो रेशियो होता है वही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। अब ऐसा जो आपका रेशियो है इक्विटी और डेप्थ का, ठीक है, ऐसा जो रेशियो है, इस रेशियो का कुछ ना कुछ महत्व होगा, इसके कुछ फीचर्स होंगे, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ क्वालिटीज होंगे। देखिए, जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर को, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा, उस कैपिटल स्ट्रक्चर को आप ऐसा बनाएंगे कि वो फ्लेक्सिबल हो, इतना फ्लेक्सिबल हो कि आने वाले समय में कुछ भी आप चेंजेस जब भी चाहे वह आप कर पाए, ठीक है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आने वाले समय में जब भी आप चाहे तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव कर सके, ठीक है। दूसरी बात कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है यह इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें मिनिमम कॉस्ट हो
और मैक्सिमम यील्ड हो। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? कम से कम खर्चा वाली बातें हो और ज्यादा से ज्यादा धन की बात हो, यानी आप इक्विटी थोड़ा ज्यादा सोचेंगे, डेप्थ थोड़ा कम सोचेंगे। ठीक है, अगली जो चीज है दैट इज कि हमें इतना डेप्थ लेना चाहिए जिसे हम रीपे करने की कैपेसिटी रखते हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इतना ही हमें डेप्थ लेना चाहिए जिसे हम रीपे कर सके। अगर आपके पास में इतना धन ही नहीं है, आपने उसका 2 गुना या फिर 3 गुना डेप्थ ले लिया है, अब कल को बारी आएगी पे करने की, तब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, अपने एसेट्स को ही आपको बेचने पड़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कंपनी भी बिक जाए तो भी डेप्थ का पूरा पैसा रिकवर ना हो सके। इसलिए इतना ही आप धन ले जितने की आपको आवश्यकता है, इतना ही आप डेप्थ ले जितने की आपको आवश्यकता है। अगला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था दैट वाज फ्लेक्सिबिलिटी। इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कभी भी चेंजेस हम कर सके, और कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें मिनिमम कॉस्ट इंडिकेट किया जाए, मैक्सिमम यील्ड रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अब अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं दैट इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके क्या सारे क्वालिटीज होने चाहिए, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यह देखते हैं कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला जो पॉइंट है दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस। आप देखिए लेफ्ट साइड में देखेंगे, हो सकता है आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बेहतर होगा आप राइट साइड में देखें और फिर जाकर के लेफ्ट साइड में देखें ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है। देखिए बिजनेस डिमांड पे काफी हद तक निर्भर करता है, मैं यह मानता हूं, और अगर डिमांड जो है वो हाईली इलास्टिक होगा तब आपको क्या देखने को मिलता है, तब आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं सेल्स में। अब जो ऐसे एंटरप्राइजेस होंगे जो हाईली इलास्टिक गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे होंगे जिसमें ज्यादा ही फ्लक्चुएशन ऑफ सेल्स होंगे, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऐसी कुछ चीजें हो गई जिसका सेल्स बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो ऐसे एंटरप्राइजेस को कम से कम, यह पहला पॉइंट है, ऐसे एंटरप्राइजेस को कम से कम जो है डेप्थ रखना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर समय इन्हें ओनरशिप कैपिटल पे ही डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो ओनरशिप कैपिटल को हम हरी झंडी दिखाएंगे, डेप्थ को हम, ठीक है, रेड झंडा दिखाएंगे, रेड क्रॉस। अगला जो पॉइंट है वह हम समझते हैं दैट इज डिमांड। एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा अलग यूज करता हूं ताकि अच्छे से नजर आ सके। डिमांड अगर इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक गुड्स एंड सर्विसेज कैसे हो सकते हैं, जो नेसेसरी गुड्स हो। नेसेसरी गुड्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हो सकता है कि आपका हो गया ग्रीन्स हो गए, है ना, पल्सेस हो गए, मिल्क हो गया, एक्सेट्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना, इन इलास्टिक। इस पे प्राइस का किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं हमें नजर आता है। यहां पे हमें क्या समझने की जरूरत है कि जो एंटरप्राइजेस, ठीक है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है जो इन इलास्टिक डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं, यह जो फर्म है ये ज्यादा से ज्यादा डेप्थ को रख सकते हैं। इतना डेप्थ रख सकते हैं कि 2 गुना हो। ठीक है, 2 गुना रख सकते हैं, और इनफैक्ट ऐसे भी समय आ सकते हैं जब वह अपने जो है इक्विटी कैपिटल है उससे भी बड़े अमाउंट को रख पाए। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने 2 तरह के डिमांड के बारे में ही डिस्कस कर लिया है। एक डिमांड जहां पे हमें समझ में आ रहा है कि हाईली इलास्टिक होगा, यानी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे सेल में, तब हमें ध्यान रखने की जरूरत है डेप्थ कम रखे, ओनरशिप कैपिटल ज्यादा रखे, यानी ओनर की जो इक्विटी है या फिर आपके पास जो धन है, आप एक प्रकार से बोल सकते हो जो इंटरनल सोर्सेस है उसी पे आप रिलाई करें। जब आपके पास में जो है इन इलास्टिक डिमांड वाले गुड्स एंड सर्विसेज हों, तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से आप ज्यादा से ज्यादा डेप्थ रख सकते हैं, इनफैक्ट इतना भी रख सकते हैं कि आपके इक्विटी कैपिटल को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो हमें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज साइज ऑफ एंटरप्राइज। कितना बड़ा एंटरप्राइज है,
देखिए अगर स्मॉल एंटरप्राइज होगा तो ऐसे ही वो धन कम कमा रहा है, ऐसे कंडीशन पर उसे ओनरशिप कैपिटल पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए, ठीक है। और जो एंटरप्राइजेस बिग होते हैं, ठीक है, बिग एंटरप्राइजेस होते हैं, यानी कहीं ना कहीं जो है ये अच्छा प्रॉफिट भी कमा पा रहे होंगे, डिमांड भी इनके गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में होगा, तो ऐसे बड़े एंटरप्राइजेस को यह ध्यान रखना चाहिए कि ओनरशिप कैपिटल के बजाय यह अपने बोरोड कैपिटल पर ध्यान दे, ठीक है, ताकि अपने जो रेशियो है कैपिटल स्ट्रक्चर के उसे बैलेंस किया जा सके, ठीक है। साइज ऑफ एंटरप्राइज। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। क्या आपका पर्पस हो सकता है फाइनेंसिंग का? देखिए कोई भी पर्पस है वो दो ही तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है प्रोडक्टिव पर्पस और दूसरा हो सकता है अनप्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव पर्पस क्या हो सकता है? आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल नीड्स है, तो यह फाइनेंशियल नीड प्रोडक्टिव चीजों के लिए हो, जैसे आप कुछ फिक्स एसेट को खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको फर्नीचर खरीदना है, तो यह आपके लिए प्रोडक्टिव पर्पस है। तो फर्नीचर खरीदने के लिए हो सकता है आप बोरोड कैपिटल का सहारा लें, इसमें कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, आप काफी रीजनेबल भी नजर आएंगे। लेकिन अगला पॉइंट है दैट इज अनप्रोडक्टिव पर्पस, इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आपने जो धन है यह लिया है एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, या फिर आपको जो धन का रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर, कोई प्रोग्राम आपको एम्प्लॉय के लिए रखना है, एम्प्लॉयज को खुश करना है। ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यह अनप्रोडक्टिव पर्पस है, इस वजह से इस पे आप ओनरशिप कैपिटल पर रिलायबिलिटी बढ़ाए तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो ओनरशिप कैपिटल पर आप रिलाई करें। चलिए चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज कैश फ्लो। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज कैश फ्लो, ठीक है। देखिए अगर आपका कैश इनफ्लो, यह शब्द याद रखें, इनफ्लो, इनफ्लो में क्या है, इन आ रहा है, यानी जो आपके पास में धन आ रहा है, अगर आपके पास में जो कैश है उसका जो इनफ्लो है वह ज्यादा है, या फिर बोलिए हाई है, तब आप बोरोड कैपिटल पर रिलाई कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नल सोर्सेस के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि देखो मेरे पास में कैश इनफ्लो बहुत बढ़िया है, आप हमें बोरोड कैपिटल दीजिए, और उन्हें भी रीजनेबल नजर आएगा। जब आपके पास में कैश इनफ्लो कम है, ठीक है, हार्डली आप पूरे महीने में एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब वो भी इतने बड़े अमाउंट का नहीं है, तो अगर आपके पास में लेस है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपके पास में ज्यादा नहीं है, इस कंडीशन पर आप ओनरशिप कैपिटल पर रिलाई करिए, ज्यादा बेहतर होगा। क्यों आपको रिलाई करना चाहिए ओनरशिप कैपिटल पे? क्योंकि ऑलरेडी आप जो है कम कैश इनफ्लो कर पा रहे हैं, कम ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क आने वाले समय में हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। तो बढ़िया है कि आप ओनर के कैपिटल पर रिलाई करें, इंटरनल सोर्सेस पे, मतलब घर में ही आप अपना निपटारा कर ले, बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर जाएंगे तो फिर गड़बड़ी है, इनको तो पैसा देना ही पड़ेगा। ओनर के पैसे में तो आप थोड़ा बहुत जो है अप डाउन कर सकते हैं, और घर के अंदर की बात रहेगी अंदर ही दब जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाहर नजर आने वाला है, ठीक है, इसलिए बेहद जरूरी है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज टर्म लोन। देखिए जो टर्म लोन्स होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, और जो अगला होता है दैट इज लॉन्ग टर्म लोन। अब इन दोनों लोन्स में अंतर क्या है? शब्द का अंतर है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स आप क्यों लेते हैं? पहली बात, शॉर्ट टर्म लोन्स का टेन्योर क्या होगा? देखिए शॉर्ट टर्म लोन्स आप जनरली लेस देन 1 ईयर के लिए लेते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी आप लोन लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे, आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी शॉर्ट टर्म के लिए, तो दैट विल बी ऑफ नॉट मोर देन 1 ईयर। ये ज्यादातर आप वर्किंग कैपिटल के लिए लेते हैं,
जब आपको ऐसे कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है जहां पर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लेना पड़े, 1 साल के अंदर ही आप उसका रीपेमेंट करने वाले हो, तो ऐसे लोन्स के लिए आप किन के पास जा सकते हैं? देखिए, जैसे हमने पहले भी बात किया था, बोरो कर सकते हैं फ्रॉम बैंक, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट आप करवा सकते हैं, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट करवा लीजिए, या तो फैक्टरिंग आप कर लीजिए, और ऐसे कई अन्य पॉइंट हो सकते हैं। जो हमने पहले भी पॉइंट पढ़े थे वह पॉइंट भी यहाँ पे लागू हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स रिलेटिव से भी आप बोरो कर सकते हैं, ठीक है, उनसे आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, आप कमर्शियल बैंक से क्रेडिट पे भी ले सकते हैं पैसा। तो कई सारे जो है आपके पास में सोर्सेस नजर आते हैं जब आप शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहें, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, आप इजीली ले पाएंगे। अब अगला जो आता है दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स लेने समय आपको बड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी, और जो आपको लॉन्ग टर्म लोन्स देने वाले हैं वह भी बड़ी सावधानी रखेंगे कि क्या भरोसा यह पैसा लेकर के रप्पू चक्कू हो जाए, ठीक है, बाद में नजर ही ना आए। लॉन्ग टर्म लोन्स 5 इयर्स और मोर के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 इयर्स हो सकता है, मतलब आप 5 साल से आप ज्यादा समय के लिए जब आप लोन लेंगे दैट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जब भी आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस करवाएंगे तब आप ज्यादातर समय फिक्स्ड एसेट के लिए ही जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस करवाना चाहेंगे, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस आप कहां से ले सकते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के भी बहुत सारे सोर्सेस है। आप ओनर के पास चले जाइए, ओनरशिप कैपिटल है ही आपके पास में, उसको डिपॉजिट जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, डिपॉजिट या फिर बोरो आप कर लीजिए, ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं लोन ले लीजिए, डिपॉजिट और लोन फ्रॉम। अब आपके लिए कौन हो सकता है? दैट कुड बी यू योरसेल्फ एज एन ओनर, या तो किसी डायरेक्टर का पैसा ले लीजिए, या तो पार्टनर का, और ऐसे कई अन्य पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, ओनरशिप कैपिटल में। चलिए, हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर लिया। टर्म लोन 2 प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन हम जनरली 1 ईयर के अंतर्गत ही लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन जो होता है 5 ईयर से ज्यादा का होता है। शॉर्ट टर्म लोन हम जनरली वर्किंग कैपिटल के लिए लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो हम जनरली फिक्स्ड कैपिटल के लिए लेते हैं। और दोनों के जो सोर्सेस हैं फाइनेंस, जहां से भी आप करवा सकते हैं, वो काफी हद तक आपको मिलते जुलते मिलेंगे, थोड़ा बहुत ही आपको अंतर जो है वह देखने को मिलेगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज शेयर्स। बहुत बार हमने सुना है, एक बार वापस आज उसके मीनिंग को समझ लेते हैं। शेयर्स का अर्थ क्या होता है? शेयर्स यूनिट होते हैं किसके? टोटल कैपिटल के। जब टोटल कैपिटल को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, जिसे हम यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है, तो इन यूनिट को हम शेयर्स बोलते हैं। मतलब एक एंटरप्राइज अपने टोटल कैपिटल का छोटा छोटा हिस्सा कर दे, डिवाइड कर दे उसे स्मॉल यूनिट्स में, तब उन स्मॉल यूनिट्स को आप शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। शेयर्स इज यूनिट इनटू व्हिच द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। अब अगला पॉइंट है कि शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो शेयर्स है दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप्स के शेयर्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स, और अगला जो हो सकता है दैट कुड बी इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले जो हम यहां पे समझेंगे दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को समझना बेहद जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर्स यानी वह शेयर होल्डर्स जिनके पास में प्रेफरेंशियल राइट होता है। क्या होता है? प्रेफरेंशियल राइट होता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। किसके रेफरेंस में, किस बेसिस पे उन्हें जो है प्रेफरेंस दिया जाता है? विथ रेफरेंस टू, या हो सकता है डिविडेंड के लिए, डिविडेंड इन्हें पहले पे किया जाएगा। अगला हो सकता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसके अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है
दैट कुड बी हम बोल सकते हैं जब वाइंड अप हो रहा होगा बिजनेस, तब जब आप पेमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो यह 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सीधी सी बात है, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो नाम से ही आप समझ पाएंगे प्रेफरेंस यानी जिन्हें पहला अधिकार दिया जाएगा जब उन्हें डिविडेंड पे करने की बात हो। जब भी कंपनी डिविडेंड पे करने जाएगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी, फिर देगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात आएगी तो पहले रीपेमेंट किया जाएगा कैपिटल का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाद में किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगला जो है दैट इज पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद हो रही हो, जब वाइंड अप कर रही हो अपने पूरे बिजनेस को, उस समय भी जो पेमेंट होगा कैपिटल का सबसे पहले किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और जो भी धन बाकी बचेगा वही धन होगा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। ठीक है, समझ पा रहे हैं दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर इक्विटी शेयर्स वह शेयर्स हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा जो भी आपको शेयर्स देखने को मिलेंगे दैट इज योर इक्विटी शेयर्स। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर इक्विटी शेयर्स वह शेयर्स है जिन्हें बाद में डिविडेंड मिलेगा, बाद में इनका जो है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा, और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जो पेमेंट होगा वह पेमेंट भी इन्हें बाद में मिलेगा, पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, तो हम यहां पे समझ पा रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या है, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा है दैट इज इक्विटी शेयर्स। इन्हें जो धन मिलेगा डिविडेंड के फॉर्म में वह जो है बाद में मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी जो है पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा, उनका रीपेमेंट होगा, बाद में रीपेमेंट होगा इक्विटी शेयर्स होल्डर का। जो भी बचेगा, जो भी पेमेंट ऑफ कैपिटल है, जितना भी धन बचता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद में वह पूरा धन हो जाता है किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उसी से हम 2 और टर्म डिराइव करते हैं, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल। 2 प्रकार के कैपिटल होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जो अगला होता है दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द फाइनेंस दैट वी हैड टॉक्ड अर्लियर। ठीक है, यही है, बस इतना आपको यहां पे याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है एज पर द चैप्टर। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। यह जरूरी है, आपको मालूम होना चाहिए कि शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है। प्रोसीजर्स क्या होता है? प्रोसीजर्स का अर्थ होता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, जिसे एक के बाद एक परफॉर्म किया जाता है। तो कौन से वो एक्टिविटीज है जिसे एक के बाद एक परफॉर्म किया जाएगा? तो सबसे पहले जो एक्टिविटी होगा प्रोसीजर का सबसे पहला हिस्सा दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का अर्थ क्या है? देखिए, प्रोस्पेक्टस का अर्थ होता है स्टेटमेंट, और यह वह स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें आपको रेलेवेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है यहां पर? आपको रेलेवेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलता है। किस चीज के बारे में? उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम इसे यहां पर भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू गिव
the prospective investors necessary and relevant information, the company issues statement called prospectus. समझ पा रहे हैं? तो हमने यहाँ पे prospectus समझ लिया. अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे क्या समझा कि हम इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस करते हैं, उसके बाद में हम जो है एप्लीकेशन को जो है वो अलॉट करते हैं. देखिए होता क्या है, जो भी शेड्यूल बैंक होते हैं, जो भी शेड्यूल बैंक है, मान लीजिए शेड्यूल बैंक है, इसके पास में एप्लीकेशन आता है, ठीक है. और यह जो एप्लीकेशन आता है वह किसका आता है, दैट इज ऑफ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स का. यह क्यों आता है, क्योंकि आपने उन्हें कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस दिया था. तो प्रोस्पेक्टस देने की वजह से वह अपनी तरफ से एप्लीकेशन भेजते हैं, और यह जो एप्लीकेशन है यह डायरेक्टली चला जाता है शेड्यूल बैंक में. किनका, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का. तो दैट इज रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, द कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू इट्स प्रोस्पेक्टस थ्रू अ शेड्यूल बैंक. तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज में जो तीसरा सीक्वेंस है, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, थोड़ा सा याद करिए. सबसे पहले हमने देखा था कि प्रोस्पेक्टस को इशू किया गया था. जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके बेसिस पे आपको एप्लीकेशन के रिसिप्ट मिले, और जब आपको एप्लीकेशन के रिसिप्ट मिले, उसके बेसिस पे आप जाकर के अलॉटमेंट कर रहे हैं शेयर्स का. यह ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रोस्पेक्टस देंगे, उसके 120 डेज के अंदर, ठीक है, जो 120 डेज है, इसके अंदर ही एक जो ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज है, उसे शेयर्स को अलॉट करना पड़ेगा. ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज. जब भी सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाए और मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हो जाए, ठीक है, जब भी आपने जो सब्सक्रिप्शन निकाला था वो सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाए या फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाए, उस कंडीशन में आप जो है एप्लीकेंट्स को जो है शेयर्स अलॉट कर देते हैं. ठीक है, इस कंडीशन में आप शेयर्स अलॉट कर देते हैं. और जो एप्लीकेंट्स को आप शेयर अलॉट कर रहे हैं, ध्यान क्या रखना है कि 120 दिन के अंदर ही अंदर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को प्रोस्पेक्टस के बाद में जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर करके देना है. ठीक है, यहां पे हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर यानी तीसरा पॉइंट समझ पा रहे हैं. चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज डिबेंचर्स. क्या है, दैट इज डिबेंचर्स. देखिए डिबेंचर्स और शेयर्स काफी अलग होते हैं. डिबेंचर्स एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि टर्म लोन है. क्या है, डिबेंचर यानी टर्म लोन. देखिए प्रेफरेंस शेयर्स कई प्रकार के होते हैं, वैसे डिबेंचर्स भी जो है वह भी कई प्रकार के होते हैं. डिबेंचर्स आपको रिडीमेबल नजर आएगा, अनरिडीमेबल नजर आएगा, आपको रजिस्टर्ड नजर आएगा, या तो बियरर नजर आएगा, कन्वर्टेबल नजर आएगा, इनकन्वर्टेबल नजर आएगा. ठीक है, उसके अलावा आपको सिक्योर्ड नजर आएगा एंड अनसिक्योर्ड नजर आएगा. जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के कई सारे टाइप होते हैं, वैसे डिबेंचर्स के भी बहुत सारे टाइप आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडिशनल पॉइंट होगा, महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी हमारे डिबेंचर्स होते हैं और शेयर्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, उनके होने के बावजूद जो इनका प्रोसीजर होता है इशू का, वो काफी हद तक सेम होता है. ठीक है, तो वो काफी हद तक आपको सेम मिलेगा दोनों कंडीशंस में. चलिए हम पेन चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ये क्या है, डल नजर आ रहा है.
तो चलिए हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में अंतर। ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में अंतर, क्या अंतर हो सकते हैं? ठीक है, कई सारे अंतर हो सकते हैं। देखिए, जो भी शेयर होल्डर होता है वह एक प्रकार से ओनर या फिर आप बोल सकते हैं मेंबर होता है कंपनी का। ठीक है, मेंबर शब्द ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यही शब्द आप यूज करेगा। वही जब डिबेंचर्स की बात होती है तो ये मेंबर्स नहीं होते हैं, नॉट मेंबर ऑफ द कंपनी। इन्हें आप बोल सकते हैं क्रेडिटर होते हैं। कौन होते हैं? क्रेडिटर। इस क्रेडिटर शब्द का यहां पर उपयोग करिएगा। अगली बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो भी आप कैपिटल यहां पे कर रहे हैं, जो भी आप कैपिटल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो फॉर्म है, जो भी आप फॉर्म में उन्हें रीपेमेंट करेंगे वो अलग होगा। यहां पे जो आप देंगे दैट इज डिविडेंड, यहां पर जो आप देंगे दैट इज नॉट डिविडेंड, दैट इज इंटरेस्ट। अब कल को बात आती है कि आप शेयर्स को कैंसिल करना चाहे तो नॉन कैंसिलेबल, वेरस अगर आप डिबेंचर्स को कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें मार्केट से नहीं बुला सकते हैं, इसे आप मार्केट से बुलाएंगे। ठीक है, वापस कॉल कर सकते हैं और उसके बाद में कैंसिल कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप कहां देख पाएंगे? देखिए यहां पे लिखा हुआ है कहीं पे। देखिए, अ कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, अपने शेयर्स को मार्केट से नहीं खरीद सकता है। नहीं खरीद सकता है मतलब नॉन कैंसिलेबल भी हो गया, कैंसिल ही आप नहीं कर पाएंगे। जब खरीद ही नहीं पाएंगे तो कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन डिबेंचर्स जो है उसे आप मार्केट से खरीद सकते हैं, एज वेल एज उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अगला जो हमने पॉइंट समझा था दैट वाज मेंबर। ठीक है, और यह जो होता है दैट इज क्रेडिटर। यहाँ पे डिविडेंड पे किया जाता है, यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। शेयर होल्डर जो है इनके पास में राइट ऑफ कंट्रोल होता है, लेकिन इनके पास में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है शेयर होल्डर जो है ये मेंबर है, इनके पास में यह कंट्रोल होता है कि कंपनी के किसी डिसीजन को वह बदल सके, कंपनी में होने वाले ऑपरेशंस पे वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपनी तरफ से। तो जो वर्किंग ऑफ द कंपनी होता है उस पर राइट ऑफ कंट्रोल होता है, किसका? शेयर होल्डर्स का। वरस डिबेंचर्स के केस में बात की जाए तो इनके पास में कोई राइट नहीं होता, राइट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इनके पास में राइट ऑफ कंट्रोल होता है, इनके पास में नहीं होता है। तो यह जो है वर्किंग ऑफ द कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। इनका बस काम है एज अ क्रेडिटर जो भी इंटरेस्ट है उसको उठाओ, लेकिन यहाँ पे ये मेंबर है इस वजह से डिविडेंड को एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, यह भी पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। अगला जो है शेयर होल्डर्स गेट आर द लास्ट टू गेट पेमेंट, डिबेंचर्स होल्डर्स गेट प्रायोरिटी इन पेमेंट। जो भी पेमेंट होते हैं उस पेमेंट में सबसे पहले जो दिया जाता है पैसा, और सबसे बाद में। अगर सबसे बाद की बात आती है मतलब इसके बाद में, तो यह दिया जाता है जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें। तो जो फिफ्थ पॉइंट होगा बाद में दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। सबसे बाद आप नहीं बोल सकते, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर पहले की बात आ जाती है तो पहले आपको देना पड़ेगा डिबेंचर्स के केस में। इन दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा तो सबसे पहले डिबेंचर्स का पैसा दीजिए, बाद में आप शेयर होल्डर्स का पैसा दीजिए। एक पॉइंट और है जिसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अ शेयर रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो शेयर है वह पोर्शन ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, वेरस जो डिबेंचर्स है ये पोर्शन ऑफ डेप्थ को करता है। जैसे हमने पहले समझा कैपिटल आपके लिए बेहद जरूरी है, आपके कैपिटल का हिस्सा है, एक प्रकार से इक्विटी हो गई आपके लिए। लेकिन डेप्थ जो है यह आपके लिए एक प्रकार से लोन है, आप जैसे बोल सकते हैं बोरोड कैपिटल। ठीक है, दोनों में आप अंतर देख पा रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड कैपिटल को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगला जो है जो सबसे आखिरी टॉपिक है लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं कोशिश कर रहा हूं वीडियो छोटा बने, ठीक है, लेकिन हाँ ये जो है लेंथ थोड़ा सा बढ़ता ही चला जाता है। कोशिश करिए थोड़ा सा इसे हैंडल कर पाए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण चीज को समझ पाने के लिए समय देना पड़ता है। वैसे इस टॉपिक को समझने के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है,
ऐसे अनेकों टॉपिक है और उसमें अनेकों पॉइंट है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए समय दे, धैर्य बनाए रखे। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी का अर्थ क्या होता है? देखिए, जो नॉलेज होता है फाइनेंस का, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जब एंटरप्राइज, आप मान लीजिए कि आप एक दुकानदार है, आपके पास में गिन के दिन में 10 ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का उतना नॉलेज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कई सारे जो आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आते हैं, जो आप फाइनेंशियल टूल्स मेथड्स यूज करते हैं, उसका उतना नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि पूरे दिन के दौरान में कहां से आपके पास में ट्रांजैक्शन आया और कितना कितना आया। आप छोटा सा बुक लेकर के बैठ सकते हैं। लेकिन जब आप इस दुकान को मान लीजिए एक बड़े एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब आपके जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है ये यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज आप 10 ही ट्रांजैक्शन लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपका गोल है कि आप एक बड़ा एंटरप्राइज बनाएंगे। तो जब बड़ा एंटरप्राइज बनेगा, मान लीजिए आपके बड़ा एंटरप्राइज जो है अब 1 लाख ट्रांजैक्शंस करता है दिन के। अब देखिए, आप डायरी बनाने से काम नहीं चलने वाला। आप छोटा डायरी बना करके रख लीजिए, जिसमें आपने लिख दिया किसने कितना पैसा दिया, किसकी कितनी उधारी हो गई, किसको कब पैसा देना है, किससे कब पैसा लेना है। यह सारी चीजें यहाँ पे नहीं चलने वाली। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जैसे आप माफ कीजिएगा, मैं शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ। तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है और परप्लेक्स्ड होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो है आप चीजों को समझ पाना उतना आसान नहीं रह गया जैसे पहले रह गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको जो है दुकान में जैसे आप डायरी बनाते थे उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मेथड्स को सीखना पड़ेगा जो आपके काम को आसान बना दे। उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। उन फाइनेंशियल टर्म्स में जो है डील करना पड़ेगा जिसमें आप और आपकी टीम करने वाली है। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वह मालूम होना, जानकारी रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल लिटरेसी पे यानी कि फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने पे एक एंटरप्रेन्योर नहीं काम करेगा, तो उसे इजीली जो है गड़बड़ नॉलेज भी दिया जा सकता है। ठीक है, उसके एम्प्लॉय उसके साथ धोखा कर सकते हैं, बोल सकते हैं बस दिन में आज 10,000 ट्रांजैक्शन ही आए, 90,000 ट्रांजैक्शन इस वजह से जो है वो डाइवर्ट हो गई या फिर कभी आई नहीं। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज है तो आप फाइनेंशियली अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। चलिए, रेशियो एनालिसिस की हम यहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारे पॉइंट है, लगभग 6 पॉइंट है, लेकिन आसान है, बेहद आसान है, आराम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले रेशियो एनालिसिस का जो पॉइंट आता है दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो का अर्थ है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यह जो रेशियो है यह 2:1 होना चाहिए या 1:1 होना चाहिए। देखिए, दोनों में कुछ चीजें हैं जो आपको बताना बेहद जरूरी है। देखिए, 2:1 से लेकर के 1:1 इसके बीच में अगर आपका जो रेशियो है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया है, आप मान लीजिए। ठीक है, बेटर है। और जब आपका 2:1 आ जाएगा दैट इज बेस्ट। ठीक है, आप इसे बेस्ट बोल सकते हैं, इसे बेटर बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपका रेशियो 1:1 जाने लगेगा, ठीक है, तब आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क आपको करना पड़ेगा कि जब आपका 2:1 से 1:1 की तरफ में जाने लगेगा, तब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको करंट एसेट्स को बढ़ाना है। तब आप अपने जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू करंट एसेट्स। ठीक है, प्रॉफिट को रिटेन करके रख सकते हैं, या तो जो है आप बोल सकते हैं ओनर्स का कंट्रीब्यूशन जो है उसको यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। और ऐसे कई अन्य मेथड हो सकते हैं जिसका आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप किसी भी तरीके से जो आपका करंट एसेट है उसको बनाए रखे, उसे बढ़ाए रखे। ठीक है, एक्सेट्रा। कई ऐसे पॉइंट है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पार्टनर और इनसे भी आप जो है वो बोरो कर सकते हैं।
ठीक है, आप अपने फ्रेंड वगैरह के पास में भी जाकर के फ्रेंड रिलेटिव से भी कुछ पैसा डिपॉजिट या बोरो करवा सकते हैं। ठीक है, तो कई तरीके हैं जिनका आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, अगर आप अपने एसेट्स को, करंट एसेट्स को यहाँ पे लाना चाहते हैं, कोशिश करिए फ्रेंड वगैरह नहीं, इंटरनली ही जो है आप इसे फाइनेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप 2:1 से 1:1 की तरफ में जाएंगे तो इस समय आपको कई सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप इसको 1:1 ना होने दे, 1:1 और 2:1 के बीच में ही रहने दे, किसी भी प्रकार से इसे खींच पाए। अगर यह जो रेशियो है ये 3:1 हो जाता है तो यहां पे क्या हो गया, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा है एक प्रकार से। ठीक है, आपके पास में करंट एसेट बहुत ज्यादा है लेकिन आप जो आपका रेशियो है, ठीक है, जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको आप सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, आप अपने डेप्थ और इक्विटी रेशियो का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक बढ़ते ही जा रहा है एक कम रह जा रहा है, आपको दोनों को मैनेज करते हुए यहाँ पे चलना है। तो यहाँ पे बेस्ट है 2:1, 2:1 से 1:1 जो है वो बेटर आपके लिए होगा। 1:1 जहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि यार 1:1 क्यों जा रहा है या फिर क्यों पहुंच चुका है, और उसको आपको बढ़ा करके 2:1 तक ले जाना चाहिए। करंट रेशियो समझ चुके हैं, चलिए आगे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ सारे पॉइंट यहाँ पे लिख दिए थे मैंने। कन्वर्ट नॉन करंट को करंट आप कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं करंट एसेट विद एक न्यू इक्विटी कंट्रीब्यूटर्स, यानी ओनर से आप पैसा ले रहे, पुट प्रॉफिट बैक इनटू द बिजनेस, रिटेन प्रॉफिट, इंक्रीज करंट एसेट यूजिंग शॉर्ट टर्म लोन्स और अदर बोरोविंग्स। अगला जो पॉइंट है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है या फिर आपने पढ़ लिया है, दोनों केसेस में आपके लिए एक जगह आपका रिवीजन हो जाएगा, एक जगह आप कुछ नया चीज सीखेंगे, और नया सीख रहे हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यह बेहद जरूरी है। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट का अर्थ होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉक्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे आप ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। नेट सेल्स क्या होता है, नेट सेल्स का अर्थ होता है कि दैट इज क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स और माइनस रिटर्न इनवर्ड। आराम से मैं आपको इसको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, कुछ टर्म्स आप देख रहे होंगे नहीं समझ में आ रहा होगा, उसे मैं आपको समझाऊंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी ओपनिंग स्टॉक माइनस आप क्लोजिंग स्टॉक कर दीजिए, प्लस आप करिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस करिए नेट परचेजेस। ठीक है, दो टर्म्स को यहां पे समझ लीजिए। देखिए, नेट सेल्स आपका कितना हुआ, देखिए कुछ ऐसा आपका सेल होगा जो उधारी पे जाएगा, ठीक है, उसका पैसा आपको नहीं मिला, बाद में मिलेगा। कुछ ऐसा होगा जिसका आपको कैश मिल जाएगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसा होगा जिसका जो है सेल जो है हुआ तो था लेकिन किसी कारणवश अब वो आपको वापस कर दिया गया, यानी गुड्स आपको वापस कर दिए गए, तो रिटर्न इनवर्ड आ गया है। तो यहाँ आपके पास में नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड करने में कितना आपका कॉस्ट लगा उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का जो आपका स्टॉक बच गया था वह, एवं जो आपके पास में साल के एंड में जो बच रहा है क्लोजिंग स्टॉक, आपने उसको माइनस कर दिया, प्लस जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे थे, बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं। ठीक है, आज वेल आज जो नेट परचेजेस आपने किए थे, तो नेट परचेज करने के दौरान में जो भी आप अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक का ध्यान रखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान रखते हैं, उसको जब आप प्लस माइनस के एक इंटीग्रेशन फॉर्मेट में डालते हैं तब आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, और अगला जो आता है दैट इज नेट सेल्स आता है। ठीक है, समझ चुके हैं। अब चलिए चौथे पॉइंट पे, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसे हमें यहाँ पे समझना था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन ऊपर वाला करना ही पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय आपके पास में हो जाता है नेट सेल्स। ठीक है, समझ गए, यह है आपका फॉर्मूला, और इन सब के लिए आपको इन सारे कैलकुलेशंस को करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
थर्ड जो पॉइंट है दैट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रॉफिट यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। यहां आपके लिए क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप निकालना चाहेंगे तो उसका फॉर्मूला आपके लिए क्या होगा, दैट इज नेट प्रॉफिट, जिसको आप बिफोर टैक्स ही लेते हैं। यहां पर आप जो बाकी और जो आप कंप्यूटेशन कैलकुलेशंस करेंगे उसमें भी आप जो है, जो आप अगले भी फॉर्मूले पढ़ेंगे वहां पे भी बिफोर टैक्स ही आप रख रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स को आपने यहां पे भी देखा था और यहां पे भी नीचे में देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बिजनेसेस जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करके रख रहे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन को समझ पा रहे हैं, वो बहुत बेहतर कर सकते हैं बिजनेस में। देखिए 100 रुपए का माल था, वो आपने बेचा तो आपके लिए क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब इसमें जो है आपने जो भी खर्चे वगैरह हटा दिए, उसके बाद जो भी आपके टोटल डिडक्शन से उसके बाद में जो आपको कुल मिलाकर के आपके हाथ में जो पैसा आया वो आया 2 रुपए। तो यह आपके लिए क्या है, नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक पॉइंट भी समझाया गया है कि देखिए ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा होने से जरूरी नहीं है कि आप नेट प्रॉफिट भी अच्छा कमाएं। हो सकता है कई बिजनेसेस जो है नेट प्रॉफिट में जूझ रहे हो, उन्हें ज्यादा ना मिल रहा हो, ठीक है, नॉर्मल मिल रहा हो या तो वो भी ना मिल रहा हो, दोनों कंडीशन हो सकता है, नॉर्मल या तो वो भी ना मिल रहा हो सकता है वो लॉसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 100 रुपए जो भी माल का पड़ा, 2 रुपए लास्ट में आपके हाथ में कट कुटा के आया, तो दैट इज योर नेट प्रॉफिट। फॉर्मूला भी वैसा ही आपको दिखाया जा रहा है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल अबाउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो दोनों शब्दों को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अगला जो है उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज चौथा, इट इज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। देखिए मैं भी लेफ्ट की तरफ नहीं देख रहा हूं, आप भी लेफ्ट की तरफ मत देखिए। कुछ नोट्स है जो मैंने बनाए हैं जो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जो है ये प्रॉपर फॉर्मेट है, आप इसे क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप यूज कर सकते हैं। काफी हद तक जो है यह आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। लेकिन जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दैट इज रफ, ताकि आप समझ सके पूरे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है, यहाँ पे फॉर्मेट को रखा जा रहा है। तो अब फॉर्मेट को मत देखिए, फॉर्मेट को देखना रहा तो आप नोट्स नेट दोनों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद में फिर समय निकाल करके कॉन्सेप्ट को, फॉर्मेट को जो है उसे देखिए। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखता हूँ ART। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का क्या फॉर्मूला है, दैट इज टोटल नेट सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल। यह बोला जाता है कि अगर आपका ART यानी अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर बढ़ रहा है तो ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी, बहुत स्पीडली अकाउंट रिसीवेबल मिलने वाला है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, दिस रेशियो शोज नंबर ऑफ टाइम्स अकाउंट रिसीवेबल आर पेड एंड रीएस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। द हायर द टर्नओवर द फास्टर, ठीक है, द बिजनेस इज कलेक्टिंग इट्स रिसीवेबल एंड द मोर कैश ऑन हैंड, उतना ही आपके पास में कैश अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक और एक चीज बताई गई है, दैट इज जो रेशियो है जो इसको हेल्दी बनाता है, दैट इज 3:1 या तो 4:1, मतलब सेल्स आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू अकाउंट रिसीवेबल। या कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉफिट पर स्क्वायर फुट, देखिए हर एक स्क्वायर फुट पे अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो उसके लिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना नेट प्रॉफिट पहले जाने कि आप कितना प्रॉफिट कमाए हैं बिफोर टैक्सेस, और उसके बाद में उसे डिवाइड कर दे जो भी आपके पास में एरिया है, ठीक है। यह आपके पास में एरिया है, आपको बोला जा रहा है कि हर एक
स्क्वायर फुट में आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको देखिए। तो आपको पहले तो टोटल एरिया देखना पड़ेगा, कितना टोटल एरिया है, ठीक है, और आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितना टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है, नेट प्रॉफिट कमाया है। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला बोल रहा है प्रॉफिट पर स्क्वायर फुट इक्वल टू नेट प्रॉफिट। क्या खास बात यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, दैट इज बिफोर टैक्स। इससे पहले भी हमने शब्द यूज किया, देख लीजिए यहाँ पे भी हम लोग जो है बिफोर टैक्स की बातचीत की है। कहाँ पे की थी हमने, यहाँ ऊपर चले जाइए, देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया है, नेट प्रॉफिट में भी बिफोर टैक्स की ही बात की है। यह पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस, फिर ऑफिस एरिया आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। छठा सबसे छोटा पॉइंट, दैट इज प्रॉफिट पर हेड। जो भी आपका स्टाफ है, यह कितना आपको प्रॉफिट एक प्रकार से कमा के दे रहा है, तो प्रॉफिट पर हेड आप कैसे निकालेंगे, आप यहां पे देखेंगे नेट प्रॉफिट, फिर हमें ध्यान रखना है दैट इज बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, किन्हें हमें देखना है, फुल टाइम स्टाफ। कैजुअल स्टाफ को नहीं देखना है, यह ध्यान रखिए। कैजुअल स्टाफ से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वह जो है प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कभी आपके पास 100 होगा, कभी 50 होगा, लेकिन आपके पास में फुल टाइम स्टाफ जो है वो काफी हद तक डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। इस वजह से भी हम यहाँ पे जो है फुल टाइम स्टाफ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रॉफिट पर हेड हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट पर स्क्वायर फुट हो गया, यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ली, अकाउंट रिसीवेबल देख लिया, अगला हमने ग्रॉस प्रॉफिट देख लिया, और ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर हमने करंट रेशियो देख लिया। तो हमने जितने भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सारे पॉइंट कवर कर लिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि चलिए आखिरकार हमने जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। 1 घंटा 11 मिनट हो रहा है, अगर आप इस समय तक है साथ में तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी सपोर्ट दिखाया, इतने समय तक आप धैर्य बनाए रखे। अपने आप के लिए भी आप क्लैप कर सकते हैं कि आपने इतना समय अपनी तरफ से दिया प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो फाइनेंस ऑफ एंटरप्राइज को हमने ऑलरेडी समझ लिया है पहले पेज में। दूसरे पेज में हमने 2 वेज ऑफ फाइनेंस एंटरप्राइज को बात किया था, एक्सटेंट ऑफ परमानेंस, पीरियड ऑफ यूज, ठीक है। फिर हमने इनको डिफाइन किया था, इसमें जो शब्द आ रहा है फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल फाइनेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल फाइनेंस। फिर हमने यहाँ पे जो है बात किया था सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बारे में। यहाँ पे आप सोर्सेस फाइनेंस देख सकते हैं, अगले पेज में हमने डिस्कस किया था 2 प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनल हो सकता है एक्सटर्नल, जिसको हमने डिस्कस किया। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, क्या उसका मीनिंग है। फिर क्या सारे जो है फीचर्स हैं, यानी यूनिक क्वालिटीज आप बोल सकते हैं। ऑप्टिमम शब्द को याद रखें, मतलब बेहतर, एक प्रकार से आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके फीचर्स के बारे में बात किया। फिर यहाँ पे बात किया गया फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है आपका पर्पस कैसा है, ठीक है। अगला जो है साइज ऑफ एंटरप्राइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन सबको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर टर्म लोन्स को हमने डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। फिर शेयर्स का मीनिंग क्या होता है, शेयर्स के कितने टाइप्स हैं। फिर एक शब्द हमने यहाँ पे समझा, एक हमने कैपिटल 2 प्रकार के यहाँ पे समझे, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर हमने यहाँ पे देखा प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस पहले किया गया, स्टेटमेंट्स वाला। स्टेटमेंट्स के बाद में हमें एप्लीकेंट्स मिले, और एप्लीकेंट्स के बाद में हमने तीसरा समझा, दैट वाज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फिर डिबेंचर्स को हमने समझ लिया है। फिर हमने इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंसेस को देख लिया। अगला जो पॉइंट हमने देखा दैट वाज फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसमें हमने जो हमारे 6 पॉइंट है उसको कवर कर लिया। इसके साथ ही आपका यहाँ पे यूनिट खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हर हर महादेव। ऐसे ही प्रेम दिखाते रहे और अपने फ्रेंड्स को इसके साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएगा। मैं भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से थोड़ा हार्ड वर्क करने की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हर हर महादेव।